साथियों नमस्कार, मैं देवदत्त मिश्रा हूं और कोचिंग जंक्शन के चैनल पर मैं आपको मूल विधि पढ़ाता हूं यूपीएसआई के लिए। मूल विधि की सीरीज का यह तीसरा लेक्चर होगा। मैं आपको पिछले 2 लेक्चर्स में बताया हूं। सबसे पहला जो लेक्चर हुआ था वह था मूल विधि को सिलेबस को लेकर के कि मूल विधि का सिलेबस क्या था, मूल विधि में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरे वीडियोज में मैंने लिया था भारतीय दंड संहिता का परिचय, जिसमें मैंने आपको परिचित कराया था भारतीय दंड संहिता के बेसिक्स के बारे में कि भारतीय दंड संहिता 1860 में बनाया गया था। उसको बनाने के पीछे चार्टर एक्ट 1833 की कहानी थी। सन 1833 में जब चार्टर एक्ट लागू हुआ था तो चार्टर एक्ट के साथ जो है प्राविधान बनाया गया था कि भारत में एक विधि आयोग का गठन किया जाएगा। और आपने देखा कि 1864 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जो विधि आयोग बना, वही विधि आयोग क्या रचना करता है, भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड की रचना करता है, जो जाकर के 1860 में बन पाता है। ठीक है, यही भारतीय दंड संहिता धीरे धीरे करके मतलब उस समय जो है भारत और पाकिस्तान पर अंग्रेजों का शासन तो था ही, तो भारत में भी मूल रूप में आईपीसी का सेक्शन लागू हुआ, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया। पाकिस्तान में भी उसका मॉडिफाइड रूप लागू हुआ और भारत पाकिस्तान के अलावा श्रीलंका, सिंगापुर, बर्मा, इन देशों में भी जो है, इन देशों की जो कानून संहिताएं हैं वो भी इंडियन पीनल कोड पर यानी भारतीय दंड संहिता पर आधारित हैं, जो 1860 ईस्वी में बनाया गया था। तो आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो महत्वपूर्ण लेक्चर्स होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आप मेरे वीडियोज, मेरे मूल विधि से संबंधित सारे वीडियोज आपको रेगुलर मिलेंगे अगर आपने कोचिंग जंक्शन का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया और उसमें यूपीएसआई केजीएफ बैच जो है परचेज कर लिया है। तो इस बैच के लिए, यूपीएसआई केजीएफ बैच के लिए, मैं ऑनलाइन मोड में मूल विधि का पूरा टॉपिक बहुत ही इजी वे में, बहुत ही लसित, बहुत कंसेप्चुअल बेस में आपको पढ़ाऊंगा, आपको समझाऊंगा, जिसमें आपको मूल विधि के गहरे टॉपिक में कोई भी असुविधा नहीं होगी, कंफ्यूजन तनिक भी नहीं होगा और आप आसानी से इस खंड को टैकल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मूल विधि का आज का जो लेक्चर है। आज का मूल विधि का हमारा उद्देश्य है कि हम भारतीय दंड संहिता के ऊपर परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखेंगे कि भारतीय दंड संहिता पर आधारित किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। एक प्रश्न आपके सामने है, सामान्य सा प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता से ही संबंधित है, डैश करके लिखा हुआ है, का अर्थ एक ऐसा अपराध है जिसके लिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो इस प्रश्न का जो है जिक्र मैं आपसे पिछले वीडियोज में भी कर चुका था, तो इस प्रश्न का जिक्र न करके इस प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। विशेषकर आईपीसी के टॉपिक को लेकर के शुरुआत करते हैं कि आईपीसी के टॉपिक पर क्या पूछा गया है। तो आईपीसी से रिलेटेड पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। एक बात और आप नोट करिएगा, आपको इस वीडियो के साथ यह भी देखना है कि आईपीसी, सीआरपीसी और जितने मूल विधि के सिलेबस में दिए गए टॉपिक्स हैं उन पर सवाल यानी प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, और आपको अन्य कोचिंग वाले, अन्य जो कोचिंग से है वो आपको कैसे बेवकूफ बना रहे हैं, फर्जी धाराएं रटवा करके, फर्जी आपको वकालत की डिग्री दिलवा रहे हैं, मतलब केवल आपका समय नष्ट कर रहे हैं, आपको कंफ्यूजन क्रिएट करा रहे हैं। सवाल कुछ पूछा जा रहा है और आपको रटा रहे हैं क्या, धारा 1 से लेकर के धारा 500 तक जो है आपको रट्टा मरवा दे रहे हैं, लेकिन धारा का नाम जो है नहीं पूछा जाता है। आपसे क्या पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। देखिए, जैसे आईपीसी का एक सवाल 2017 के यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा गया था, इसको ध्यान से पढ़िए। तो पढ़ते समय आपको पता चलेगा, पूछा गया है भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही है। 2 ऑप्शन दिया है, पहला, यह अधिनियम पूरे भारतवर्ष में लागू है। दूसरा, यदि किसी भारतीय नागरिक पर उसके द्वारा भारत के बाहर किए गए अपराध के लिए मुकदमा चलता है तो उसके साथ उसी तरह पेश आया जाएगा जैसे कि वह कृत्य भारत में ही किया गया हो। अब आपने मेरा दूसरा वीडियो अगर देखा होगा, जब मैं आपको मूल विधि में भारतीय दंड संहिता के परिचय के विषय में बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि आईपीसी शुरू में भारत की आज़ादी के बाद जो है
यह जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, किसको छोड़ करके, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारतवर्ष में लागू था, लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। मैंने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर की अपना अलग क्रिमिनल कोड था जिसे कहा जाता था रणजीत पीनल कोड या रणजीत दंड संहिता के नाम से जाना जाता था। अब यह प्रश्न पूछा गया था 2017 में। कब पूछा गया था? 2017 में। 2017 की परिस्थितियों के अनुसार यह जो विकल्प दिया गया है कि आईपीसी पूरे भारतवर्ष में लागू है, यह विकल्प है गलत। 2017 की परिस्थितियों की बात हो रही है क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर का अपना अलग रणजीत दंड संहिता प्रचलन में था। उस परिस्थिति के अनुसार यह पहला विकल्प क्या था? गलत था। लेकिन आपने देखा होगा कि 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से संबंधित धारा 370 को नलीफाइड कर दिया गया, उसी समय से आईपीसी का पूरा सेक्शन जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो गया। यानी आज के संदर्भ में, आज 2021 के संदर्भ में यह जो विकल्प दिया गया है, पहला जो विकल्प दिया गया है, यह सही है। यानी आईपीसी या यह अधिनियम पूरे भारतवर्ष में लागू होता है। यानी विकल्प ए क्या, ये ऑप्शन ए क्या है? सही है। ठीक है ना? आज के संदर्भ में सही है, 2017 के संदर्भ में क्या था? गलत था। दूसरा विकल्प देखिए, यदि किसी भारतीय नागरिक पर उसके द्वारा भारत के बाहर किए गए, ध्यान दीजिएगा, अपराध की बात कहां कर रहा है? भारत के बाहर किए गए अपराध की बात कर रहा है। तो एक बात जान लीजिए कि जो आईपीसी, सीआरपीसी या जितनी भी भारत के अंदर बनी वैधानिक धाराएं हैं, वह केवल भारत की सीमा में ही लागू होती हैं। कहाँ लागू होती हैं? भारत की सीमा में ही लागू होती हैं। आप अमेरिका चले गए और अमेरिका जाकर के आपने किसी से मारपीट कर ली तो वहां पर आईपीसी का सेक्शन 323 नहीं लागू होगा, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो क्रिमिनल कोड होगा वो लागू होगा। यानी आईपीसी कहां लागू होगा? भारत में किए गए अपराधों पर ही लागू होगा। इस प्रकार से यह विकल्प क्या हो जाएगा? यह विकल्प हो जाएगा गलत। और पहला विकल्प क्या था? पहला विकल्प है सही। तो विकल्प ए गलत, विकल्प ए सही और विकल्प बी गलत। यह किसमें दिया गया है? तो आप देखेंगे कि यह बन जाता है ऑप्शन बी। क्या? केवल ए सही। ठीक है ना? क्या सही? केवल ए सही। ठीक है ना? समझ में आपको? देखिए प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया है। प्रश्न आपसे आईपीसी की समझ पर पूछा गया है, न कि पूछा गया है कि आईपीसी की किस धारा में उल्लेख किया गया है कि वह जो है किस कहां लागू होगा या किस में लागू होगा। आपसे धारा का नाम पूछा गया? नहीं। धारा का नाम बहुत ही रेयर केस में पूछा जाएगा और उस केस में पूछा जाएगा जब वह धारा बहुत कंट्रोवर्शियल हो। तो कंट्रोवर्शियल धाराओं को आप जो है, मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी धाराएं कंट्रोवर्शियल हैं, उसको आप जो है नोट कर लीजिएगा, उस धारा का नाम याद कर लीजिएगा। बाकी मेरे साथ आप ये समझिएगा कि आईपीसी में प्रावधान क्या दिया गया है और किस कंडीशन में जो है किस प्रकार से आईपीसी काम करती है, यही मैं आपको समझाऊंगा। जब ये आप समझ जाएंगे तो आईपीसी पर आधारित कोई भी प्रश्न जो है आपसे परीक्षा में छूटेगा नहीं। ध्यान दीजिएगा, यह सेक्शन ऐसा होगा कि इस पर जो भी प्रश्न बनाया जाएगा वह नया प्रश्न बनाया जाएगा, किसी किताब में आपसे नहीं मिलेगा। यानी आपके अंदर समझ का होना अनिवार्य होगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं आईपीसी पर। दूसरा प्रश्न ध्यान से देखिए। दूसरा प्रश्न लिखा है 6 वर्ष के एक बच्चे ने, अब इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, कानून आप पढ़ रहे हैं तो जो फैक्ट्स दिया गया है उसको आप तुरंत नोट कर लीजिए। उम्र की बात की गई है 6 वर्ष के एक बच्चे ने, ए उसका नाम है, बहुत सारी मारधाड़ की फिल्में देखी हैं। बच्चा है, नेटफ्लिक्स के ज़माने में पैदा हुआ है, पैदा होते ही जो है उसके साथ जो है तमाम तरह की वेब सीरीजें मिल गई तो मारधाड़ की फिल्में देखा। उसी से उत्तेजित होकर क्या किया, बच्चे बी को धक्का दे दिया, जिसकी वजह से वह बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया। अब बता रहा है कि ए ने कोई अपराध नहीं किया है। आपके बारे में निष्कर्ष निकालना है, क्या बात है, ए ने अपराध किया है कि नहीं किया है। ए के बारे में क्या बातें बताई जा रही हैं? पूछा जा रहा है कि ए ने क्राइम किया है या नहीं किया है। ए ने काम क्या किया है? ए ने बी को धक्का दे दिया है।
बी को क्या कर दिया है, धक्का दे दिया है और बी क्या हो गया है, घायल हो गया है। लेकिन एक ही कंडीशन बताई जा रही है, इसको नोट कीजिएगा, एक ही कंडीशन बताई जा रही है। यह बताया जा रहा है कि ए क्या है, 6 वर्ष से छोटा बच्चा है। तो आईपीसी में सीधा सीधा उल्लेख है, यदि कोई बालक है जिसकी आयु 7 वर्ष से कम है, पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, अभी नोट कर लीजिए, कोई भी बालक जो 7 साल से कम है उसके द्वारा किए गए किसी भी कृत्य के लिए आईपीसी द्वारा कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 7 वर्ष तक की अवस्था में उसका दिमाग अपराध करने के लिए जो है, कम से कम अपराध की मानसिकता से कोई कार्य उसका दिमाग नहीं करवाता है, ठीक है ना। यानी 7 साल का बच्चा जो है, 7 साल से कम उम्र का बच्चा अपराध को मानसिकता से नहीं करता है, वह कैसे करता है, अनजाने में करता है, ठीक है ना। तो आपने देखा कि 6 वर्ष का दे दिया गया है, तो इसको आपने क्या कर दिया है, सही कर दिया कि ए ने कोई अपराध नहीं किया है। क्यों नहीं अपराध किया है, क्योंकि ए की आयु क्या है, 6 वर्ष है, ठीक है ना। 6 वर्ष की आयु में उसका जो है मस्तिष्क मैच्योर नहीं रहता है। यहाँ आपने कॉन्सेप्ट क्या समझा, यहाँ आपने कॉन्सेप्ट ये समझा कि आईपीसी में नियम दिया है, आप भाड़ में जाए वह नियम कौन सी धारा में दिया गया है, जरूरी नहीं कि धारा आपको याद ही हो, लेकिन ये जरूर याद होना चाहिए कि 7 साल से अगर कम बच्चा है तो उसके लिए किसी भी दंड का प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक। यानी यह विकल्प क्या हो गया, सही हो गया। दूसरे विकल्प पर देखिए, दूसरा विकल्प लिखा गया है, क्यू ने पी को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया, बिना बताए, खिलाता तो दूसरी अवस्था हो जाती है, लेकिन क्या खिला, बिना बताए खिला दिया गया। यानी पी जो या नशीला पदार्थ खाया है उसमें पी की कोई भूमिका नहीं है, क्यों ने जबरदस्ती या किसी भी तरीके से गलत तरीके से खिला दिया, उसमें पी नहीं जानता है। उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में यह न जानते हुए कि उसके हाथों क्या हो रहा है, मतलब पी को बिल्कुल पता ही नहीं है, वह जो है मानसिक रूप से यह डिसाइड करने में अक्षम है कि उसके हाथों क्या हो रहा है। पी ने आर की हत्या कर दी, पी ने क्या कर दिया, आर की हत्या कर दी, मर्डर कर दिया। अब बताइए पी ने कोई अपराध किया है या नहीं किया है। ऑप्शन में तो लिख रहा है पी ने कोई अपराध नहीं किया, आपको निष्कर्ष निकालना है कि ऑप्शन सही है कि गलत है। तो आपने देखा होगा, आप फिल्मों की दुनिया में ही चले जाइए, सीधा सीधा आप फिल्मों की दुनिया में चले जाइए, तो आप देखते होंगे कि जब कोई विलन पकड़ा जाता है कोई अपराध करने में, तो देखते होंगे कि उसका वकील यह प्रयास कराने का प्रयास करता है, यह साबित कराने का प्रयास करता है कि यह पागल था। क्या था, पागल था करके नाटक करने लगता है ना। आपने देखी हुई कई फिल्में जिसमें न्यायाधीश के सामने उसका वकील क्या करवाता है, उसको पागल साबित करवाने की कोशिश करवाता है। किस लिए, क्योंकि आईपीसी में प्रावधान दिया गया है, अगर व्यक्ति का मस्तिष्क मतलब मस्तिष्क ठीक नहीं है, मस्तिष्क ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, या उसे किसी ने जो है बिना बताए नशीला पदार्थ खिला दिया है जिससे वह डिसीजन लेने में असमर्थ है, तो जो भी काम वह करेगा उसे अपराध नहीं माना जाएगा, उसे अपराध नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी मानसिक अवस्था जो है ठीक नहीं थी, वह यह जानने में असमझ था, ना समझ था कि वह क्या कर रहा है, क्या करेगा, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चला कि यह विकल्प भी क्या है, सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। तो आप ढूंढेंगे कि ऐसा कौन सा विकल्प दिया गया है जिसमें ए और बी दोनों के सही होने की बात कही है। तो आपने देखा सी में बात बताई गई है कि ए और बी दोनों सही है, तो आपने क्या कर दिया, इसको सही टिक कर दिया, ठीक है ना। और आपने जाना यह 2 बातें आज के कॉन्सेप्ट से आपने जानी। पहली बात जानी कि आईपीसी में 7 साल से कम बच्चे के लिए दंड का कोई प्रावधान नहीं है, किसी भी प्रकार का बड़ा छोटा दंड कुछ भी कर डाले उसके लिए दंड का कोई भी प्रावधान नहीं है अगर उसकी आयु क्या है, 7 वर्ष से कम है। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को कोई किसी प्रकार का मादक पदार्थ खिला देता है और वह उस
अनजाने में खिलाता है। ध्यान दीजिएगा, जानबूझ करके अगर आप शराब पी लिए और शराब पी करके किसी का मर्डर कर देंगे तो आपके ऊपर चार्जेस बनेंगे मर्डर के। लेकिन किसी ने आपको जो है अनजाने में कोई काम खिला दिया, अनजाने में कोई जो है मादक पदार्थ खिला दिया गया और आपने उस मादक पदार्थ की उत्तेजना में कोई अपराध कारित किया तो आप पर कोई भी आईपीसी का दंड साबित नहीं होगा। ठीक है ना, आपके ऊपर कोई भी आईपीसी का दंड माना नहीं जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। या अगर आप पागल हैं तो पागल व्यक्ति कोई क्राइम नहीं करता, यह आईपीसी का नियम है। ठीक है ना, क्योंकि वह ठीक ही नहीं है। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार कहां तक फैला हुआ है? तो मैंने आपको बताया था कि भारतीय दंड संहिता केवल कहां लागू होगी? भारत में ही लागू होगी, भारत की लीगल बाउंड्री के अंदर लागू होगी। यह शब्द लिखा गया है, किसके? लीगल बाउंड्री के अंदर लागू होगी। भारत की जो लीगल बाउंड्री है वह भारत का जो मैप है आप देख रहे होंगे, जो स्थल है उस स्थल के अलावा जो समुद्र का क्षेत्र है उस समुद्र के क्षेत्र में जो है 12 नॉटिकल मील और ले लीजिए। कितना? 12 समुद्री मील और ले लीजिए। वहां तक की बाउंड्री भारत की लीगल बाउंड्री मानी जाती है। वहां तक किया गया कोई भी अपराध आईपीसी के अधीन आएगा। ठीक है ना, भारतीय दंड विधान के अधीन आएगा। सीधा सीधा प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है। यानी 12 समुद्री मील तक क्षेत्राधिकार आईपीसी का फैला हुआ है, 12 नॉटिकल माइल्स का। तो आज का यह सेक्शन शुरू करते हैं। एक प्रश्न और देख लेते हैं, इसके बाद जो है इस सेक्शन को खत्म करेंगे। पहले एक प्रश्न और देख लेते हैं, भारतीय दंड संहिता पर ही आधारित है। प्रश्न क्या पूछा गया है? भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष में कौन सा सही होगा? प्रश्नों को आप देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, आप देख करके महसूस कर रहे होंगे कि बाहर जितने भी फर्जी बातें आईपीसी वगैरह के बारे में आपको पढ़ाई जा रही हैं, रटाई जा रही, वो सब निरर्थक हैं। उसका आपकी परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उन्होंने एनालाइज नहीं किया कि आपसे परीक्षा में क्या पूछा जाएगा। कोई विश्लेषण उनके पास नहीं है, क्या पूछा जाएगा, कोई उनको आईपीसी की समझ ही नहीं है ज्यादातर टीचर्स के पास। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको जो है एनालिटिकल वे में अच्छे से समझाऊंगा, कंडीशनल वे में कैसे अच्छे से समझाऊंगा, कैसे जो है आप मूल विधि को टैकल कर पाएंगे। तो भारतीय दंड संहिता की बात हो रही है, उसमें इस प्रश्न पर बात करते हैं। 2 विकल्प दिया गया है, पूछा जा रहा है कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा और उस पर जो है बताया गया है ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं सही होगा। ध्यान से पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए, कंसंट्रेट होकर पढ़िए। ए एक छड़ी से जेड को 50 बार मारता है। ए एक छड़ी से जेड को 50 बार मारता है। यदि एक प्रहार के लिए 1 साल की सजा है तो ए की सजा के रूप में 50 साल कारावास होगा। कहने का मतलब लाठी से जो है एक व्यक्ति अपने पड़ोसी को मारता है और आईपीसी में अगर लिखा हो कि कोई व्यक्ति आपको लाठी से मारेगा तो आपको 1 साल की सजा हो जाएगी। उसने क्या किया? उसने 50 लाठी मारा, तो क्या आपको 50 साल की सजा होगी? यही पूछ रहा है आपसे। ठीक है ना, इस विकल्प पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना, आईपीसी में साफ साफ लिखा गया है, आईपीसी में साफ साफ लिखा गया। अभी मैं जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा किस धारा में लिखा गया है। धारा का नाम याद करना आवश्यक नहीं है, लेकिन आईपीसी में साफ साफ लिखा गया है, अगर आप एक साथ एक से ज्यादा अपराध करते हैं, ठीक है ना, जैसे आपने क्या किया, आपने जो है चोरी की, डकैती की और हत्या की, 3 अपराध आपने जो है कारित किया, तो मुकदमा तो तीनों पर चलेगा। ठीक है ना, अपराध तो तीनों पर साबित किया जाएगा कि कौन कौन सा अपराध आपने वास्तव में किया। मान लेते हैं आप पर तीनों अपराध साबित हो गए, आपके विरुद्ध 3 जो है अपराध साबित हो गए कि हाँ आपने चोरी भी की थी, डकैती भी की थी और हत्या भी की थी। तो आपको जो दंड मिलेगा, ऐसा नहीं है कि बच्चा चोरी का दंड ले लो, जाओ 2 साल जेल में रह लो, उसके बाद फिर जो है मैं आपको आने पर फिर डकैती का दंड दूंगा और फिर हत्या का दंड दूंगा।
ऐसा कॉन्सेप्ट आईपीसी में नहीं है, बल्कि एक से अधिक अपराध कारित करने पर मजिस्ट्रेट या जज क्या करता है, इन अपराधों में जो सबसे ज़्यादा दंड वाला अपराध है उसी का दंड आपको दिया जाता है। जिस अपराध के लिए सर्वाधिक दंड है, दंड का प्रावधान किया गया है, वही दंड आपको दिया जाता है। अगर हत्या पर जो है मृत्यु दंड आबलिक आजीवन कारावास का कॉन्सेप्ट है। अब यह जज को निर्धारित करना होता है कि मामला कितना संगीन था, मामला कितना बर्बर था, उस हिसाब से वह मृत्युदंड या आजीवन कारावास दोनों में से एक दंड दे सकता है। लेकिन इसके अलावा वो यह नहीं कहेगा पहले आप क्या हो, पहले आप 2 साल कैद रह लो, उसके बाद आपको फांसी पर लटकाया जाएगा, ऐसा नहीं कहा जाएगा। अगर उसने मृत्युदंड दे दिया गया तो मृत्युदंड की कार्यवाही चलने लगेगी जब तक आप सुप्रीम कोर्ट वगैरह में अपील न करें। उसमें यह नहीं होगा कि पहले आपने सजा भुगतो, 40 साल सजा भुगतो, ऐसा नहीं है। उस दंड के लिए, उन दंडों में जिस अपराध के लिए सर्वाधिक दंड का प्रावधान किया गया है वही दंड आप पर लागू होगा। ठीक है ना, एक बात आपने ये जानी। दूसरी बात आपने क्या जानी, दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं जो इस प्रश्न से सीधे सीधे संबंधित है। ठीक है ना, दूसरी बात देख लीजिए। अभी आपने जाना कि आपने अलग अलग अपराध किया, ठीक है ना, आपने क्या किया, अलग अलग अपराध किया, और अलग अलग अपराधों पर आपने देखा कि आपको जो सजा मिलेगी उन अपराधों में जिस सजा के लिए सबसे ज्यादा जो है गंभीर दंड का प्रावधान किया गया है वही मिलेगा। लेकिन सपोज करिए आपने मर्डर किया, छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए मर्डर को, छोड़ दीजिए, मर्डर तो गंभीर में आ जाता है। आपने क्या किया, जो है आपने लूट की, ठीक ना, आज लूट की घटना कारित की, आपने ए को लूटा, आगे बढ़ा आपने उसी समय बी को भी लूट लिया, उसी समय आपने सी को लूट लिया। ठीक है, अब आपने लूट किया तो ऐसा नहीं है कि ए के साथ आपने लूट किया तो 3 साल की सजा मिली थी और बी वाले के लिए आपको 3 साल की सजा और मिल जाएगी और सी वाले के लिए आपको 3 साल की सजा और मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। एक समय आपने जो अपराध कारित किया है उसी अपराध के लिए आपको दंड मिलेगा। आपको ऐसा नहीं कि तीन लोगों को लूट लिया तो आपको जो है 9 साल की सजा मिल जाएगी। एक समय में जो आपने अपराध किया, जिस प्रकार का अपराध किया, एक समय में किए गए अपराध के लिए एक बार ही दंड मिलेगा। ठीक है ना, दंड एक ही बार मिलेगा। तो आप चाहे 1 लाठी मारिए और चाहे 50 लाठी मारिए, जो लाठी मारने का दंड है 1 साल का दंड वही आपको मिलेगा। बस ध्यान दे लीजिएगा कि आईपीसी में यह होता है कि अगर आप 50 लाठी मार रहे हैं तो आपका जो मारने का उद्देश्य हो जाता है वह अगर कहीं यह साबित हो गया कि आपने उसकी हत्या करने का प्रयास कर दिया तो धारा बदल जाती है। ठीक है ना, तो धारा क्या हो जाती है, बदल जाती है। या आपके उस लाठी के प्रहार से वह मर गया तब क्या हो जाती है, धारा बदल जाती है। लेकिन 1 लाठी मारिए या 3 लाठी मारिए, उसकी गणना आपसे नहीं की जाएगी कि आपने 1 लाठी मारी थी कि 3 लाठी मारी थी। लाठी मारने का जो दंड होगा वह दंड आपको मिलेगा। ठीक है ना, कंडीशनल है, यानी यह ऑप्शन क्या हो गया, यह ऑप्शन गलत हो गया। 50 लाठी मारा तो 50 साल की सजा उसको नहीं मिलेगी। हाँ, अगर जो है यह हो गया कि वह उसकी हत्या करना चाहता था तो हत्या का जो दंड है 307 के अधीन जो दंड है वह उसको जरूर मिलेगा। ठीक है ना, हत्या करने का प्रयास। दूसरा विकल्प पढ़िए। दूसरा विकल्प में लिखा है, थोड़ा सा मैं इसको खाली कर दूं। दूसरे विकल्प में लिखा है ध्यान से पढ़िए, जब ए जेड को मार रहा है तो वाई हस्तक्षेप करता है और ए जानबूझकर वाई को भी मारता है। जानबूझकर ए जेड को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए एक सजा के लिए
और वाई को मारने के लिए एक अन्य सजा के लिए उत्तरदायी है। ठीक है ना। अब देखिए बात आ गई, ए ने क्या किया, ए ने जेड को मारा और क्या किया, वाई को भी मारा। लेकिन उसने क्या किया, अभी मैंने आपको बताया, उसने एक साथ जो है मारने का ही अपराध कारित किया। उसमें यह नहीं गिनती की जाएगी कि उसने जो है 50 व्यक्तियों को मारा या 40 व्यक्तियों को मारा। एक समय में उसने मारा तो उसको मारने की सजा दी जाएगी। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अगर आपको 10 साल ए को मारने की सजा है, 10 साल बी को मारने की सजा, तो आपको 20 साल की सजा दी जाएगी। यानी यह भी ऑप्शन क्या है, सही नहीं है। ठीक है ना, सही नहीं है। तो विकल्प आपका क्या बचता है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही होगा। तो निम्नलिखित में से इस विकल्प को ध्यान से पढ़ लीजिए क्या लिखा है। जब ए जेड को मार रहा है, वाई हस्तक्षेप करता है, ए जानबूझकर वाई को भी मारता है, ए जेड को शिक्षा से चोट पहुंचाने के लिए एक सजा के लिए और वाई को मारने के लिए एक अन्य सजा के लिए उत्तरदायी है। नहीं, ऐसा नहीं है। ए क्या है, इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। ठीक है ना। चलिए इस प्रश्न के साथ इस सेक्शन से जो है विदा लेते हैं और मैं आपको आईपीसी पढ़ाता रहूँगा, मूल विधि पढ़ाता रहूँगा। अगर आपको मेरे मूल विधि के वीडियो चाहिए तो या तो आप www.coaching.in पे चले आइए, वहाँ से आप यूपीएसआई केजीएफ बैच में एडमिशन ले लीजिए, या आप ऐसा करिए प्ले स्टोर पर चले जाइए, आप कोचिंग जंक्शन मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। दोनों जगह से आप मेरे कोर्सेस ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन पढ़ने का इरादा है तो ऑफलाइन आप प्रयागराज सेंटर चले जाइए। प्रयागराज सेंटर पर यूपीएसआई का ऑफलाइन बैच चल रहा है। मूल विधि वहाँ भी मैं ही आकर के आपको पढ़ाऊंगा। मैं पूरा मूल विधि का चैप्टर आपको ऑफलाइन मोड में वहाँ भी कवर करूंगा। ठीक है। तो आज के इस मूल विधि सेक्शन से मैं अलविदा लेता हूँ। ढेर सारा नमस्कार आपको।